दूसरे भी बहुत सारे वैक्सीन्स अभी इंडिया में ट्रायल में हैं। उसमें लाइक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, देयर कैन बी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या क्या होता है, जो नोवेल कोरोना वायरस है उसकी एक्टिविटी यानी इन्फेक्टिविटी जो है वो कम की जाती है, और वो कम होने के बाद उसकी इन्फेक्टिविटी कम होती है, डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और वो पूरा वायरस अंदर जाता है और वो बॉडी में अगेन बॉडी ट्राइज टू स्प्लाइस इट इनटू वेरियस जीन्स। वो जीन्स स्प्लाइस होने के बाद हर एक उसकी जो एंटीजेंस है वो एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन होना शुरू होता है। लेकिन इट इज़ इन अभी अभी तो फिलहाल इंडिया में यूज़ कर रहे हैं हम, थर्ड फेज उसकी कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिकली दिस वैक्सीन्स स्पेशली होल वायरस होने की वजह से उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, समटाइम्स वो हाथ में ट्रेमर्स आ जाना, वेरी रेयरली कन्वल्शंस भी आ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ होल वायरस। सो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, वैक्सीन लेना इज इसेंशियल। हर एक ने जितना हो सके उतना वैक्सीन लेना, और अपनी बिफोर टेकिंग वैक्सीन अपनी पूरी हिस्ट्री जो हेल्थ वर्कर है या डॉक्टर से उनको बताना चाहिए कि मुझे ये एलर्जी है। अगर यू आर एलर्जिक टू समथिंग, you are likely to develop again the infection, because अगर लाइव वैक्सीन गया, स्किल्ड वैक्सीन है वो भी गया, तो कभी कभी चांसेस है कि आपको सिम्टम्स एंड साइंस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपकी जो पूरी हिस्ट्री है वो डॉक्टर्स को या हेल्थ वर्कर्स को बताना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद कभी कभी इमीडिएट रिएक्शन विद इन हाफ एन आवर आ सकती है, कभी कभी 24 आवर्स में आ सकती है, कभी कभी डेज टुगेदर और लेट रिएक्शंस भी आ सकते हैं। इसीलिए अपना पूरा चार्ट रखना ज़रूरी है। अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड रखो, आपको कोई फीवर है, वोमिटिंग है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। और इमीडिएटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर who has given you the vaccine or the health workers who are conducting all these things. Thank you. नमस्ते, मैं डॉक्टर शरद घाटगे गए 35 ईयर्स से पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में हूँ। बहुत सारे डिसीज़ देखे, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। अभी फ़िलहाल ये कोरोना का वक्त है, पूरा वर्ल्ड या पूरा यूनिवर्स अभी कोरोना से जूझ रहा है। वैक्सीन आई है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और जनरल पब्लिक, सबके मन में एक वहम है कि ये वैक्सीन सच्ची में यूज़फुल है या नहीं है, ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर ले लिया तो मुझे फ़ायदा होने वाला है या नहीं है, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने वाला है, या दूसरे किसी कंट्री में बहुत सारे न्यूज़ आए हैं कि यहाँ वैक्सीन से ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, सर्टन डेथ्स हो गए, तो सच्ची में मुझे वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। अभी लोगों को पता चले इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि कोई भी वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो कुछ इंजेक्टेबल या ह्यूमन शरीर के अंदर भेजा जा सकता है, आइदर इंजेक्शन से, आइदर ओरल रूट से या नेज़ल रूट से, अंदर जो सब्सटेंस भेजा जाता है वो बैक्टीरियल, वायरल, स्पायरोजेक्टल, फंगल, कुछ भी हो, उनका प्रोडक्ट हो या टॉक्सिन हो, वो अंदर जाने के बाद वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जंतु अगर फिर से
शरीर के अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट लड़ने की ताकत जिस चीज़ से मनुष्य के शरीर में पैदा होती है उसको हम वैक्सीन बोलते हैं। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन ये है कि इससे ये सब जो सब्सटेंसेस है जो अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं उनको अंदर भेजने की जो प्रोसेस रहते हैं उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। और व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन ये है कि जो देने के बाद अंदर इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक क्षमता तैयार हो जाती है उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। सो वैक्सीन दिया इसका मतलब ये नहीं कि यू आर 100% इम्यूनाइज्ड। वैक्सीन दिया इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो जो जीव जंतु जो हमें डिसीज़ प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म से उसका कोई पार्ट, उसका कोई सब्सटेंस या वो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर चला गया। और इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन है कि आपके अंदर वो लड़ने की क्षमता तैयार हो गई जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म आपको हार्म नहीं करेगा। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, तो वैक्सीनेशन में हम क्या क्या देते हैं? तो वैक्सीनेशन में एक तो जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज अभी कोरोना का चल रहा है, उसके पहले हम कुछ वैक्सीन्स लाइव देते थे। बीसीजी है, पोलियो वायरस है, मीजल्स वायरस है। ये जो वायरसेस है ये रिपीटेडली सब कल्चर करते हैं, उसको पसाजिस बोलते हैं। सब कल्चर यानी क्या कि वो ऑर्गेनिज्म की रिपीटेड अगर ग्रोथ हो गई तो उसकी हार्म करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, डिसीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर वही रह जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पसाज। अगर ये बहुत सारी पसाजेस हो गई तो उसकी जो डिसीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसे हम लाइव अटेन्यूएटेड वायरस ऐसे बोलते हैं और लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दूसरा वैक्सीन क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको किलिंग करते हैं, किल्ड वैक्सीन। वो ऑर्गेनिज्म उसको मार के वो अंदर भेजा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज किल्ड वैक्सीन। तीसरा क्या रहता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉक्सिक रह सकता है, वो कभी कभी अंदर जाके डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए उसका जो मोस्ट एंटीजेनिक पार्ट रहता है, एंटीजेनिक पार्ट यानी जो अंदर जाने के बाद इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट कर सकती है, उसको एंटीजेनिक पार्ट बोलते हैं। जो एंटीजेनिक पार्ट मोस्ट पावरफुल है उसको सब्सट्रैक्ट करके उसको उस ऑर्गेनिज्म से निकाल के वो अपने शरीर के अंदर भेजा जाता है। उसको हम बोलते हैं कि एक फ्रैक्शनल पार्ट रहता है। कभी कभी हम प्रोटीन्स भेजते हैं, लाइपोप्रोटीन्स भेजते हैं। अभी जो वैक्सीन्स कोरोना के लिए उपलब्ध है उसमें से ये जो सरफेस प्रोटीन है वो सरफेस प्रोटीन निकाल के जो ऑर्गेनिज्म अटैच करने के लिए, अभी बोल रहे हैं ना कोरोना की फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव आई यानी क्या, जो ऑर्गेनिज्म है उसने जेनेटिक म्यूटेशन कर दिया और उसकी सरफेस में अटैच होने की, सरफेस एंटीजन का जो स्पाइक प्रोटीन रहता है उस स्पाइक प्रोटीन बनाने की क्षमता ज़्यादा हो गई, यानी वो उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा हो गई। ये जो चेंजेस रहते हैं, ये जो स्पाइक प्रोटीन करता है उसको ही निकाल के वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एडेनो वायरस करके जो ज़्यादा हार्मफुल डिसीज़ नहीं पैदा करने वाले जो जीव जंतु रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, उसमें वो इंसर्ट करते हैं और वो दे देते हैं। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शनल वैक्सीनेशंस। सम पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन निकाल के उसको देते हैं। और नेक्स्ट रहता है टॉक्साइड। टॉक्साइड यानी अभी क्वालरा है, टिटैनस है, उसमें से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक टॉक्सिन प्रोडक्शन करते हैं और जो टॉक्सिन है वो आदमी को डिसीज प्रोड्यूस करता है। जैसे टिटैनस हम बोलते हैं, क्वालरा बोलते हैं, डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, वो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए टॉक्साइड बनाते हैं। ये बहुत सारे वैक्सीन्स रहते हैं। अभी वैक्सीन इन्हें क्या बॉडी में क्या होता है वो पता चलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, सपोज अभी एक आधा ऑर्गेनिज्म है, कोरोना वायरस है, टाइफाइड है, बैक्टीरिया है, ये अगर
और टीबी की जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं ट्यूबरकल बैसिलस। अगर ये ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के अंदर गई तो शरीर में क्या होता है, पहले उसको WBC यानी अपने पुलिसमैन है वो पकड़ लेते हैं बॉडी के अंदर और उसको वो एनगल्प करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म अंदर गया है उसको किल करते हैं और उसको फ्रैक्शनलाइज करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं छोटे, और उसमें से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस रहते हैं वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को यानी बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म अंदर आ गया। सेकंड क्या है, स्प्लाइसिंग एंजाइम, यानी क्या है, वो ऑर्गेनिज्म किल होने के बाद उसके हर एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो रहते हैं उसको बोलते हैं कोर प्रोटीन रहता है, फ्लैजेलर प्रोटीन रहता है, सरफेस एंटीजन रहता है। ऐसे जो कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सब डिवाइड किए जाते हैं और वो डिफरेंट लिम्फोसाइट को प्रेजेंट किए जाते हैं, और वो लिम्फोसाइट क्या करती है, वो सब एनालाइज करती है और पहले क्या करती है, फर्स्ट इज किलिंग, दे आर कॉल्ड एज नल सेल्स। नल सेल्स यानी आया तो उसको फिनिश कर दो। दूसरे रहते हैं डिफेंस सेल्स। डिफेंस सेल्स में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स उसको बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, इमीडिएटली एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू करते हैं। और तीसरे एक सेल्स रहते हैं उनको बोलते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल, अभी पूरे इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीनेशन का मेन एम ये है कि मेमोरी सेल प्रोडक्शन करना है। किसी भी वैक्सीनेशन का एम ये नहीं रहता कि अभी वैक्सीन दिया और इमीडिएटली उसको एंटीबॉडी प्रोडक्शन होके इमीडिएटली उसको प्रोटेक्शन मिलता है, नहीं हो सकता। मेमोरी सेल प्रोडक्शन यानी अगर 2 साल, 6 साल, 10 साल के बाद भी अगर वो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर घुस गया तो मेमोरी सेल रहती है, वो क्या करती है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू करते हैं, एक ही टाइप के कंटिन्यूस प्रोडक्शन शुरू करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अंदर गया है कितनी भी मात्रा में हो उसको किल करने की कैपेसिटी रहती है, उसको बोलते हैं मेमोरी सेल। और जो अभी पहले बता रहा था कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने वाले सेल्स रहते हैं, वो 2 टाइप के एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज IgM एंटीबॉडी, वो इमीडिएटली यानी विदिन 40 to 72 आवर्स प्रोडक्शन शुरू होते हैं, 7th डे में मैक्सिमम रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स वो अंदर रहते हैं। IgM इट इंडिकेट्स इमीडिएट इन्फेक्शन और रिसेंट इन्फेक्शन। और 3 हफ्ते के बाद शरीर के अंदर, पहले बोलते हैं ना कि जो स्प्लाइसिंग हो गया, हर वो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर का हर पार्ट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया, उसको बोलते हैं IgG एंटीबॉडीज। दे आर लॉन्ग लास्टिंग, वो बहुत दिन तक शरीर में रहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म को जब वो अंदर रहता है उसी समय वो किल कर सकते हैं। अभी क्या रहता है कि 3 हफ्ते के बाद ये IgG एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू होता है, उसका भी एक पीक आता है, उसको बोलते हैं प्लेटो, और उसके बाद इट स्टार्ट डिसेंडिंग। अभी आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को पहला 1.5 महीने में पहला वैक्सीन लगता है ट्रिपल पोलियो का, दूसरा 2.5 महीने में, तीसरा अगेन 3.5 मंथ्स में। ऐसा 1 मंथ के दरमियान उसको क्यों देते हैं इतने डोसेज, क्योंकि इसका मतलब ये रहता है कि जब वो वैक्सीन डाउनहिल रहता है, डाउनस्ट्रीम में रहता है, तो उसको अगर फिर से स्टिमुलस दे दिया तो उसकी इम्यूनिटी और बढ़ जाती है। अभी कोरोना का ही सुन लो ना, कोरोना का वैक्सीन आज दे दिया कि 28 डेज के बाद, मिनिमम 3 वीक्स के बाद आपको दूसरा वैक्सीन लेना है, और जब दूसरा वैक्सीन हम लेते हैं, दूसरा डोज लेते हैं, तब क्या होता है, वो इम्यूनिटी और बूस्ट हो जाती है। सो इम्यून बूस्ट के लिए सेकंड डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, एंटीजन चेंज होने के बाद ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्टिविटी, ऑर्गेनिज्म की डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी भी चेंज हो सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म हर साल अपना एंटीजेनिक नेचर बदलता है, अभी स्वाइन फ्लू का देख लो ना, उसका जो वैक्सीन हो गया है वो हर साल नया नया स्ट्रेन आता है, नया वैक्सीन लेना ही पड़ता है। सेम थिंग कैन हैपन विद द कोरोना वैक्सीन ऑल्सो। अभी जो कोरोना के वैक्सीन आए हैं उसमें बहुत सारे हैं वैक्सीन्स अभी इंडिया में जो उपलब्ध है, उसमें जो वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, mRNA वैक्सीन वगैरह ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। अभी वैक्सीन ले लिया तो प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि वैक्सीन देने के बाद प्रोटेक्शन नहीं मिला।
वैक्सीन की सब टेस्टिंग रहती है, फेजेस रहती है। फर्स्ट इज फेज़ 1, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, ऐसी फेजेस ये क्या रहता है। तो फेज़ 0 में क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन सेल्स है उसके ऊपर क्या काम करता है, कैसा अटैक करता है, उसका स्टडी होता है। उसके सब जो जीन्स है वो स्प्लाइस किए जाते हैं और उसको एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके कौन सा उसमें से एंटीजन अच्छा रहता है वो टेस्टिंग लेबोरेटरी में होता है। इसको फेज 0 बोलते हैं। फेज़ 1 में क्या करते हैं, 8, 10 या 15 लोगों को जो वैक्सीन बनाया है, जो पार्ट्स उसमें से निकाला है, आइदर किल्ड से है या एटेन्यूएटेड है या फ्रैक्शनल है या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, वो क्या करते हैं, वो इंजेक्शन दे देते हैं। उसमें क्या देखते हैं कि कितना मैक्सिमम डोज वैक्सीन का हम दे सकते हैं और कितने मिनिमम सिम्टम्स उसमें अपीयर होते हैं। ये फेज़ 1 में होता है। इसमें से ज़्यादा 15, 20 या लेस देन 100 पीपल में ये टेस्ट किया जाता है। फेज़ 2 में क्या होता है, ये और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है और बहुत सारे लोगों को मिनिमम हंड्रेड्स में हो जाता है, 100 to 1000 तक ये लोगों को दिया जाता है। उसमें क्या साइंस है, क्या सिम्टम्स है और कितना डोज दिया, ये सब एनालाइज होता है। और फेज़ 3 में बहुत सारे लोगों को मिनिमम 3000, 4000, 5000 लोगों को दे के उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसमें छोटे बच्चे और बूढ़े लोग या जिनको मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है या प्रेग्नेंट वुमन है, ब्रेस्ट फीडिंग देने वाली मदर्स है, उनमें टेस्ट नहीं किया जाता। और थर्ड फेज के बाद हज़ारों लोगों में ये पहला टेस्टिंग किया जाता है कि सेफ्टी है या नहीं है। अगर सेफ है तो ही वो वैक्सीन बाहर आता है। और फेज़ 4 में क्या होता है, वो पूरे लोगों को उनके इट इज़ कॉल्ड एज डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड ट्रायल। डबल ब्लाइंड का मतलब थर्ड फेज के बाद वैक्सीनेशन जनरल पॉपुलेशन के लिए इमरजेंसी में आ सकता है बाहर। मेजर के द टाइम्स ये जो सब पूरी प्रोसेस है, इट टेक्स एटलीस्ट 1 to 1.5 years मिनिमम। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो वी कैन रिड्यूस दिस टाइम। अभी फ़िलहाल पूरी दुनिया में कोरोना की इतनी महामारी बढ़ गई है, कई देशों में हर 5 मिनट में एक डेथ हो रही है। तो ऐसी दशा में वैक्सीन आना बहुत इसेंशियल है। भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है जिसने ये वैक्सीन अच्छी तरह से बनाई है। और इंडिया की जो वैक्सीन्स है वो वैक्सीन्स दे आर रियली वेरी गुड, दे आर टेस्टेड इन मेनी पीपल। अभी तक लास्ट 8 to 10 डेज में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। मेजर साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में रहते हैं कि मुझे अगर कोरोना हो गया है तो मैं वैक्सीन ले लूँ या नहीं ले लूँ। तो मेरा सजेशन है, अगर आपको कोरोना हुआ है तो भी आपको वैक्सीन लेना ही है, क्योंकि कोरोना अगर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि यू आर 100% प्रोटेक्टेड। आपके अंदर कितने ऑर्गेनिज्म गए, आपकी यहाँ मेमोरी सेल तैयार हो गई क्या नहीं हो गई। अगर मेमोरी सेल तैयार है देन ओनली यू आर इम्यूनाइज्ड। जो लोगों को वैक्सीन दिया गया है, कभी कभी एक सिंगल डोज से ओनली 60 to 70% लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ सकती है। उसको बोलते हैं सीरो कन्वर्शन। 60 to 70%। 2 डोज देने के बाद इट गोज़ अप टू द 90%। और 3-4 डोज होने के बाद वो ग्रेजुअली बढ़ जाती है। इसीलिए बूस्टर डोज के साथ रिक्वायर्ड। डिसीज़ हो गया, अगर वैक्सीन ले लिया तो इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस बहुत सारे बढ़ते हैं। दूसरा, लोगों को मन में क्वेश्चन रहता है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे कोरोना योद्धा है, कोरोना के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन योद्धा ही अगर डर गए कि मुझे वैक्सीन लेने से कुछ हो गया तो उनको योद्धा हम कैसे बोलेंगे। वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ रॉन्ग थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन विथ यू। अगर कोई साइड इफेक्ट आने वाला है
दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि जिससे आपको डिसीज़ नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसका आप एज ए मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है दुनिया में एक भी प्लांट अभी तक पैदा नहीं हुई जिसका हर्बल मेडिसिन प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हमें अगर उसका पता नहीं कि ये हर्बल मेडिसिन किस यूज़ के लिए किस डिसीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे वैसा ही सेम थिंग है, जो वैक्सीन बनाई गई है दे आर डेफिनेटली हैविंग अ वेरी गुड स्टैंडर्ड, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के बनाए हैं। उसमें साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर पानी भी ज़्यादा पी लिया तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चाय पी ली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये तो वैक्सीन है, और वो भी कोरोना का वैक्सीन है जिसने पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड को एक साल के लिए पूरा स्टैंड स्टिल बनाया। तो वो तो कितना पावरफुल है कोरोना वायरस, सी हाउ मच पावरफुल इट इज। और ये पावरफुल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाए वो भी पावरफुल ही होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, साइड इफेक्ट्स रहते हैं। लोकल साइड इफेक्ट्स हम बोलते हैं, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है उधर इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होती है। क्यों होती है? जहाँ पे वैक्सीन दे दिया है ऑर्गेनिज्म अंदर गए तो पूरे शरीर से आरबीसीज जैसे है वैसे डब्ल्यूबीसीज उधर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी जाने के बाद वो उसको लोकलाइज करते हैं, वहाँ से ज़्यादा स्प्रेड नहीं, उसको वहाँ ही स्प्लाइस कर दिया जाता है। और जो उधर एक्शन एंड रिएक्शन हो जाती है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रहते हैं, इन्फ्लेमेटरी जो मेडिएटर्स रहते हैं हिस्टामिन जैसे, वो उधर रिलीज हो जाते हैं, उधर पेन होना शुरू होता है, कभी कभी स्वेलिंग आता है। इसका मतलब है कि योर बॉडी इज हैविंग वेरी गुड डिफेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि वो साइड इफेक्ट है और वो सीरियस है, कुछ नहीं है। वो होना ही चाहिए, हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो गया तो डरना नहीं है, उधर पेन है। कभी कभी रीजनल रहता है, रीजनल यानी क्या होता है, जहाँ पे डोज दिया है उसके अराउंड दैट एरिया रीजन में पूरे, कभी कभी हाथ होता है, कभी एक्जिला होता है, कभी नेक होती है, उधर कभी कभी लिम्फ नोड का सूजन आता है, उधर दर्द रहता है, कभी कभी रैश आ सकती है। दिस इज कॉल्ड एज रीजनल एंड देयर कैन बी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स। सिस्टमिक साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर जाता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अपने शरीर के अंदर जाता है तो बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म रहती है, वो हीट प्रोडक्शन होती है। हीट प्रोडक्शन इसीलिए होती है, अपने शरीर के ब्रेन के मेडुला में थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स रहते हैं, उसको हम थर्मोस्टैट बोलते हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म 37 डिग्रीज अपना बॉडी का टेम्परेचर है, उसी एनवायरनमेंट के लिए सूट रहते हैं। अगर वो 37 का 38 39 हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म अंदर बचता नहीं है, और वो किलिंग करने के लिए बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म रहती है कि बॉडी ट्राइज टू इंक्रीज योर टेम्परेचर बाय वेरियस मैकेनिज्म्स। और ये टेम्परेचर बढ़ना ये एक अच्छी बात है कि टेम्परेचर अगर बढ़ गया, लेकिन इट शुड नॉट बी पैथोलॉजिकल। मीन्स वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद प्रोटीन का डीनेचरेशन नहीं होना चाहिए, फिट्स नहीं आने चाहिए। कभी कभी बच्चों का ऐसा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो गए तो फिट्स आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना इज इसेंशियल एंड मे बी हेल्पफुल फॉर द बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म रहती है, तो उसको भी डरना नहीं है। सो अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्या रहता है कि अगर वैक्सीन ले लिया तो मुझे 100% प्रोटेक्शन मिलने वाला है क्या? नहीं, 100% नहीं है। ऐसी अभी तक वैक्सीन पैदा ही नहीं हुई कि जिससे 100% प्रोटेक्शन मिलता है। हमने बोल दिया ना सिंगल डोज में। अभी वो क्या जो ऑर्गेनिज्म या जो वैक्सीन का मटेरियल है अंदर गया है, वो वैक्सीन मटेरियल अंदर जाने के बाद कितना स्प्लाइस हो गया, कितना उसके बॉडी के अंदर उसका पूरा इम्यून सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट डिपेंड्स ऑन हिज ओन इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी। और इसीलिए ऐसा रहता है कि 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता। जितना आप बूस्टर दे देंगे उतना प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए बूस्टर्स आर एसेंशियल। नेक्स्ट अभी जो स्पेशली कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वो तो एकदम बढ़िया है।
दैट कैन बी ऑल्सो गिवन टू द इम्यून कॉम्प्रोमाइज यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कमी है उनको भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं ना। वो ऑर्गेनिज्म का जो सरफेस प्रोटीन है उसको स्प्लाइस करके निकाल के वो एक एडिनो वायरस के अंदर डाल दिया है। एडिनो वायरस की जो वायरस है उसकी चिंपांजी के किडनी सेल्स पर उसकी ग्रोथ की है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उससे वो ऑर्गेनिज्म अंदर जाना और इम्यूनिटी सप्रेस है, उधर डिसीज प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। सो चांसेस ऑफ गेटिंग डिसीज विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर ऑलमोस्ट जीरो और वेरी मिनिमम है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, उसका सिर्फ एक पार्ट अंदर गया है, वो डिसीज प्रोड्यूसिंग पार्ट है ही नहीं। तो इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों को जिनको स्टीरॉयड ट्रीटमेंट है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एजेड पीपल है, उनको भी इट कैन बी गिवन विथ अ प्रिकॉशन लेके ही देना है। कभी कभी क्या रहता है कि एनाफिलैक्सिस टाइप रिएक्शन आ सकती है। किसको आ सकती है? अगर उसमें जो कंटेंट है, जो वैक्सीन के लिए स्टेबलाइज करने के लिए जो स्टेबलाइजर यूज़ किए हैं, उसको अगर एलर्जी है तो ही वो रिएक्शन आ सकती है। सो फिलहाल ऐसा है कि वैक्सीन देने से प्रॉब्लम किसी को आने वाला नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ने की चांसेस है, बूस्टर लेना एसेंशियल है। और एक वैक्सीन ले लिया, यू शुड नॉट प्रेफरेबली चेंज द ब्रांड ऑफ अ वैक्सीन। जो वैक्सीन आपने लिया है वही आपको नेक्स्ट टाइम लेना ही है। आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टीज है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।